श्रोताओं, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हैं एक और विशेष परिचय के साथ। मेरे साथ एक दंपत्ति हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज लुई ब्रेल दिवस है, 4 जनवरी। विश्व के अनगिनत दृष्टिबाधितों को जिन्होंने दृष्टि दी, जिन्होंने शिक्षा पाने का एक सुलभ मार्ग प्रदान किया, उस महान शख्सियत के यादगार में मैं ये श्रृंखला आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि समाज में दृष्टिबाधितों के लिए सम्मान बढ़े, वो भी सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, समाज में ये विचार आए और किस प्रकार से इस विचार को कार्यान्वित किया जा सके। उसी कड़ी में इस दंपत्ति का आपसे परिचय करवाता हूँ और बीच बीच में महान शख्सियत लुई ब्रेल जी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है। तो सुरेंद्र जी और चंदना जी, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज हमारा सुंदर संसार मानवता पर। तो चंदना जी, आप बताएं कि आप दृष्टिबाधित बचपन से हैं या बाद में हुए? मैं तो दृष्टिबाधित बचपन से हूँ। तो इसके बाद आपको कब ऐसा लगा कि दृष्टिबाधित पढ़ सकता है? किसने जानकारी दी? कुछ थोड़ा सा बताएं श्रोताओं को। एक्चुअली हम 3 बहन और 1 भाई, हम चारों दृष्टिबाधित है बचपन से। तो मेरे भाई को पढ़ाई करने का बहुत प्रयास था और उसने पढ़ाई के चक्कर में कैसे पढ़ाई कर पाऊँ, कैसे करना पाऊँ, इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन उसके साथ किसी और महात्मा का मिलन हो और उसने इसको कोई ब्लाइंड स्कूल में एडमिट करवा दिया था। और उसके बाद 1 साल बाद जब मेरे पापा मम्मी को पता लगा कि मेरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, जब मेरे को भी एडमिट करवा दिया। और बस उससे भी उसी दिन से मेरा लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुआ और मैं पीछे लुई ब्रेल के बारे में भी जानकारी मिली मेरे को कि कैसे ब्रेल कहाँ से आया, कैसे हुआ, पहले कितना डर था, अब कैसे सहल हो गया। अगर उन महात्मा यो ब्रेल के बारे में कुछ सोचना नहीं देता तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। और बस मैं इतना ज़्यादा क्या बोलूँगी, बस शायद तो सब कुछ बोल देंगे पीछे। और बस थैंक्स। तो चंदना जी, अब हम बात कर रहे थे, आपको ब्रेल के बारे में जानकारी दी, आपके भाई का दाखिला करवाया, तो हम ये जानना चाहते हैं उस समय आपकी क्या उम्र रही जिस समय आपको ये पता लगा और आपकी पढ़ाई शुरू हो गई? मेरे भाई का उसी टाइम पे शायद मेरे को इतना याद नहीं है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, भाई शायद 10-11 साल का था। आपकी क्या उम्र थी उस समय? उस समय मेरा उम्र था 5 साल का। कितना? 5 साल की। हाँ। अच्छा, आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? क्या एरिया है? शहरी एरिया है या ग्रामीण एरिया है? मूल रूप में मैं तो ग्रामीण एरिया में रहती थी। और जो विद्यालय बताया वो आपसे कितनी दूरी पे था? लगभग कैसे बताऊं, मतलब बस में किलोमीटर कुछ अंदाजा बता दो, कुछ समय कितना ऐसे लगता तो था? सर कुछ मेरे को पता नहीं, पर बस में तो 1.5-2 घंटा लग जाते हैं। 1.5-2 घंटा। शहर कौन सा शहर था जहाँ? जी, वो वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, और प्रॉपर पुरुलिया में था। जी, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस राज्य में पड़ता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो आप मूल रूप से वेस्ट बंगाल से हैं और आपकी पढ़ाई शुरू हुई, यानी कि पहले आपके भाई ने जहाँ दाखिला लिया आपने वहीं से पढ़ाई शुरू की है, आपने कहीं और विद्यालय से? नहीं, जो मैं भाई एडमिशन हुआ था उसी स्कूल से ही मेरा बस पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। जी, उसके बाद आपने पढ़ाई की तो कौन लोग आपको ऐसे लगे जो जिंदगी में आप के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, हम जिनको एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि उन्होंने मेरी शिक्षा दीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोग किया? तो ऐसे कोई व्यक्ति हो, कोई दृष्टिबाधित हो? मेरी लंबी लाइफ में तो बस बहुत ही इंसान मिला था कि कोई मेरे को मदद करे, कोई तो बस मेरा
घर का फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं थी, पापा का इनकम इतना नहीं था, तो मैं किसी किसी के साथ जब थोड़ा बड़ा हो गई थी, लगभग +2 के बाद जी। इधर उधर पैसा के लिए कैसे ट्यूशन करे, कैसे क्या करे, पैसा के लिए मैं इधर इधर घूमती रहती थी। जी। और ऐसे कहीं कहीं इंसान मिल गया कि कोई अपनी मेरे को पर्सनली हेल्प किया और कोई सरकारी सहयोग भी दे दिया, और बस कई सारे मार्ग मेरे को बता दिया कि आप इस तरह से चलो, इस तरह से चलो, जब आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं आया जिसको आप याद कर सकते हो आज के दिन की भी, यदि वो वेस्ट बंगाल में एक रिजर्व बैंक का जनरल मैनेजर थी, जी। उनका नाम शशिदा चौधरी है। जी। तो उन्होंने मेरे को शायद क्लास 10 से हेल्प करते जा रहा था जी। और आखिरी तक किया था। तो आपने चंद्रना जी पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, मैं MA पार्ट 1 तो दे दी थी, बस उसके बाद मैरिज हो गई अच्छा, और उसके बाद स्टेट आप भी चेंज हो लड़की गया। बनने जा रही हाँ हैं। जी। जी। तो आपकी हल्की हल्की जो जीवन की मुख्य धारा थी उसके बारे में हमने परिचय किया। अब आपकी शादी हो गई सुरेंद्र जी से, तो हम सुरेंद्र जी की तरफ एक बार चलते हैं। हाँ। सुरेंद्र जी, आप बताएं कि लुई ब्रेल का मतलब आपको क्या लगता है कि आप लुई ब्रेल डे है तो आपने ब्रेल सीखी नहीं सीखी, और पढ़ाई का किस तरह से क्या आपका रहा है, हल्का सा आप भी अपना परिचय दें। देखिए, मेरा सर परिचय लुई ब्रेल तो पता है कि लुई ब्रेल का जयंती, और जिन्होंने हमारे लिए, चलो मैंने नहीं सीखी एक अलग बात है, मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा हूँ, लेकिन हम दृष्टिबाधितों के लिए जितना किया शायद ही कोई नहीं कर पाएगा। शिक्षा को लेकर उन्होंने एक आंखें दी हमें, ये समझो कि हमें आंखों की रोशनी दी पढ़ाई के मामले में। तो मैं उस शख्सियत को बार बार सच सच नमन करता हूँ। और ज़्यादातर ब्रेल तो मैंने नहीं सीखी, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया उसको मैं सर झुकाकर सच सच नमन करूँगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, हम हर साल उसको कम से कम याद तो कर सकते हैं, और इसके माध्यम से और लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। ये जागरूकता हम समाज में लाएं, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था आपकी सामान्य स्कूलों से हुई जी, और ये जो दृष्टिबाधिता जो आपके जीवन में आई, जो दिक्कतें आई, ये कब से आई, यानी कि बचपन से ही थी या बाद में? मैं बचपन से ही बाय बर्थ हूँ, ये ब्लाइंड हूँ। तो नॉर्मल बच्चों के साथ पहले गांव में, मेरा गांव थोड़ा ऐसा पड़ता है कि मतलब समझो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है, तो वहाँ मेरे को कोई गाइड नहीं करने वाला था वहाँ। जी। तो नॉर्मल बच्चों में मेरी 8वीं में पढ़ाई छूट गई थी। जी। तब मैं कम से कम ये 15 साल का ब्रेक दिया मैंने, और उसके बाद में मैंने प्राइवेट मोड से मैट्रिक +2 और ये म्यूजिक का डिप्लोमा किया। और जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर भीतर आने लगा, तो मुझे किसी ने बताया कि म्यूजिक में स्कोप हो सकते हैं ब्लाइंड के लिए। तो मैं म्यूजिक के लिए नारनौल में आया, तो यहाँ मुझे बहुत लोग मिले। प्रदीप शर्मा जी हैं जिन्होंने मैं बार बार धन्यवाद करूँगा, जिसकी वजह से मैं संगीत में आया, क्योंकि उनके पास मैं हारमोनियम सीखने के लिए आया था। और उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि बेटा आप हारमोनियम में कुछ नहीं रखा, आप डिग्री करोगे इसकी कोई। तो मैंने म्यूजिक का डिप्लोमा किया, उन्होंने करवाया 5 साल का डिप्लोमा मेरा, जिसकी वजह से आज मैं जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नारनौल। तो उसके बाद से आप भी अपने वैवाहिक जीवन में आ गए, और कोई परेशानियां ऐसी आई हों आपको जिनसे लगता हो कि सरकार के कुछ प्रयास जो हैं वो नाकाफ़ी रहे, या कोई सुविधाएं आपको मिली जिनको आप सरकार जो भी आई उनको कुछ अपनी तरफ से क्रेडिट देना चाहते हो, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, सरकार कुछ अच्छा भी कर रही है तो कुछ हमारे साथ गलत भी कर रही है। अच्छा तो सरकार, चलो घोषणाएं तो सरकार की बहुत आ रही हैं हैंडीकैप के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन को लेकर सरकार कुछ सही नहीं कर रही। जैसे राइडर लेके जाते हैं तो राइडर भले हमारा सही हो, एक स्टेप डाउन हो, लेकिन उसके बारे में जो अधिकारी बैठे हैं उन अधिकारियों ने ब्लाइंडों को इतना परेशान कर रखा है। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जागरूकता हो और सरकार को ये एहसास हो कि वो कुछ और सोचे ब्लाइंडों के बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार की गाइडलाइन थोड़ी
सही हो तो अभी ज़्यादा परेशानी ना आए। जी। तो आपका ये मानना है कि नौकरी के लिए जो राइटर की गाइडलाइंस हैं वो कुछ ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। जी जी। ऊपर से गाइडलाइंस आ जाती हैं, वो नीचे धरातल पर लागू नहीं हो पाती। नहीं हो पाता है। वो त्रुटियां हैं क्योंकि समाज में अवेयरनेस नहीं है। जो स्कूलों के प्रिंसिपल होते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इंचार्ज बनाए जाते हैं, जिनकी एग्ज़ाम ड्यूटियाँ होती हैं, उनको प्रॉपर उस बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए वो अच्छे से मतलब बैठने नहीं देते या बीच में डिस्टर्ब करते हैं। परीक्षाएं खराब हो जाती हैं, कई बार परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाता। तो ये बहुत सारी विसंगतियां जो हैं वो चली हुई हैं, और इनका कारण मेन रूप से ये वही है कि जागरूकता नहीं है। और ये जागरूकता लाना ही हमारा उद्देश्य है। आज के इस जो हम आपके सामने ये सब रिकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं, साथियों से मैं मिल रहा हूँ, उनका परिचय ले रहा हूँ, फीडबैक आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चंद्रा जी, आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उनसे आप कितना लाभ उठा पाए, कितना नहीं उठा पाए, क्या कुछ होना चाहिए? तो ये आप कुछ कहना चाहिए तो श्रोताओं के मैं सामने तो इतना ही कहूँगी कि जो एक सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर में किसी को इंचार्ज बनाए, किसी को प्रिंसिपल बनाए, उनको ब्लाइंड के बारे में, हैंडीकेप के बारे में ये फैसिलिटी अनाउंस जारी कर दे, पर जो जिनको इंचार्ज बनाए कि तो प्रिंसिपल बनाए, उनको भी ये चीज़ उनके पास तक पता लग जाए कि हाँ ब्लाइंड के बारे में ये रूल्स है, तो थोड़ा सही हो जाए। नहीं तो बस उनको ही पता नहीं, इसमें तो हमारी नुकसान होता है, उनका तो कुछ नुकसान नहीं होता है ना। तो उन लोग को जगाने के लिए कोई ऐसा रूल हो कि ऐसा अनाउंस किया जाए कि तब उन लोग को पता लग जाए कि हाँ ब्लाइंड की चाहे कोई सा भी कैसे भी हैंडीकैप हो, सबके लिए जीने का अधिकार है। और अपनी अगर क्रेडिट से कोई पढ़ाई कर पाए और नौकरी में मिल पाए तो वो अपनी क्रेडिट से कर ले, पर उसका जितना अधिकार है उतना उसको पूरी तरह से दिया जाए। तो श्रोताओ, आपने जाना कि समस्याएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति यदि ठीक ठाक चिंतन मनन यदि करता है तो जो मूल समस्या होती है वहीं आकर ठहरता है, और वही जो मेन दर्द होता है वो उभर के आता है। तो अभी जो बातचीत की है उसमें आपने देखा कि राइटर गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत से अच्छे से फॉलो नहीं हो पाती, और उसके कारण बहुत से परीक्षार्थियों की परीक्षाएं छूट जाती हैं, उन्हें बैठने नहीं दिया जाता, कईयों को मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता है। तो ये समस्याएं बहुत प्रकार की हैं। और मैं तो ये कह रहा था कि देखो, एक नॉर्मल बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने से या उसके पहले से ही सरकार व्यवस्थाएं देती है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनवाड़ी है, और इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, स्कूलों की व्यवस्था होती है। तो प्राइमरी स्कूल में ही जब बात हम करते हैं तो एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए वो शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जब भी साइंस मैथ की बात आती है तो अक्सर दृष्टिबाधित बच्चे को दरकिनार कर दिया जाता है कि ये पढ़ ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता। जब शिक्षा की व्यवस्थाएं सरकार ने ऐसी नहीं दी तो फिर परीक्षा का जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसमें ध्यान क्यों नहीं रखा जाता ऐसा कि उसको उसी प्रकार के प्रश्न दिए जाएं जिस प्रकार की सरकार ने शिक्षा व्यवस्थाएं दे रखी हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंट लिए रखते हैं, वो मतलब सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं दे रखी, फिर भी वो समृद्ध परिवार से होते हैं या वो विशेष योग्यता रखते हैं, तो अपने बलबूते पे वो अपनी तैयारी अच्छी कर लेते हैं कि चाहे विद्यालय में उसको साइंस मैथ अच्छे से पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, वो परिवार के सहयोग से, उसके पर्यावरण के सहयोग से, और वो हर प्रकार की परीक्षा में अव्वल अंक लेके आते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो विशेष बुद्धिजीवियों की को छोड़ के भी जो सामान्य दृष्टिबाधित है उसके लिए, और जो और निचले तबके पे रह जाता है उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, उनके लिए भी शिक्षण प्रशिक्षण के अच्छे प्रयास दिखें। इसके लिए जैसे ITI हैं, अपनी IITs हैं, अपने जो मेडिकल कॉलेज हैं, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें दृष्टिबाधित काम कर सकता है, अपनी योग्यता के दम पे जा सकता है, वहाँ भी ऐसी सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए जो कि प्राइमरी स्कूल से लेके
और ऊपर की हायर एजुकेशन तक वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उनको ब्रेल बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। और भी जो अपनी छोटी मोटी उनकी प्रयोगशाला होती है अपने अपने विषय के हिसाब से, तो उनको वो भी सुविधा मिले। ये मेरा जो इस मुहिम का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसी पे मैं आप सभी का ध्यान चाहता था बार बार कि हम इन वीडियो को सुने और अधिक से अधिक मतलब समाज में फैलाएं। अधिक से अधिक जो अधिकारी वर्ग है, अधिक से अधिक जो नेता लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचें ताकि अधिक से अधिक इस पे काम हो। और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और इस महत्वपूर्ण जानकारी को जन जन तक पहुँचाएंगे। और आज इस लुई ब्रेल दिवस पे मैंने जो संकल्प लिया है कि दृष्टिबाधितों की आवाज़ संपूर्ण समाज और संपूर्ण जो ब्यूरोक्रेसी है, संपूर्ण जो लीडरशिप है, उस तक ये बातें पहुँचें और इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो। इस विषय पर अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं ताकि एक बूढ़ा आदमी भी अपने मनोरंजन के लिए कुछ जो दृष्टिबाधित है उसको कुछ ऐसा पर्यावरण मिले। और जो युवा वर्ग है उसको भी अपने खेल के लिए, जैसे शतरंज ब्लाइंड बहुत अच्छे से खेल सकता है, कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड बहुत अच्छे से खेल सकता है। उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो परीक्षा की तैयारियां वो जो होते हैं खेल की प्रशिक्षण, वो भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल सकता है, तो ये व्यवस्थाएं सरकार करे, देखे और इस तरफ भी ध्यान जाए, यही मुख्य लक्ष्य था। श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करके। तो मैं पुनः आभार व्यक्त करूँगा चंदना जी का, जिन्होंने महत्वपूर्ण समय दिया, और सुरेंद्र जी का कि आप आज आपके साथ जुड़े इस चैनल के माध्यम से। पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। चंदना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।